बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस टीचिंग जोन, जहां हम फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के बुक के चैप्टर नंबर 5 एंजाइम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन। हमने लास्ट लेक्चर में एंजाइम इनहिबिशन को देखा था कि एंजाइम इनहिबिटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। अब हमने इसकी अहमियत देखनी है कि इसकी अहमियत क्या होती है। कहते हैं कि एंजाइम इनहिबिशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेस। मीन्स हमारी जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, उनके अंदर एंजाइम इनहिबिशन भी क्या करती है, बहुत अहम किरदार अदा कर रही होती है। जैसे हमारे पास फर्स्ट आ जाता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे। जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज को रेगुलेट करते हैं। कैसे आप रेगुलेट करते हैं, इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन का रेट होता है, उसकी स्पीड होती है, उसकी जो अमाउंट होती है, उसको ये कंट्रोल करता है बाय इनहिबिटिंग स्पेसिफिक एंजाइम। इन रिएक्शन को चलाने के लिए जिन एंजाइम की ज़रूरत होती है उनको रोक कर उनको कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एटीपी जो है वो बन रही है। एटीपी की जब बन रही है, अगर हमें 50 एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए, 50 बन गए हैं, तो जो लास्ट वाला होगा वो क्या करेगा, फर्स्ट वाले एंजाइम की तरफ मैसेज पहुंचाएगा और उससे बोलेगा कि मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है, मुझे इससे ज़्यादा एटीपी की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मज़ीद एटीपी बनाने के लिए जो चेन चला रहे हो उसको ख़त्म कर दो। इसी तरीके से ये क्या हो जाता है, एक रिएक्शन जो होता है वो कंट्रोल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेडिकल एप्लीकेशन। मींस एंजाइम इनहिबिटर्स को हम मेडिकल में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कहते हैं मैनी ड्रग्स वर्क एज इनहिबिटर्स। जैसे हमने कुछ एंजाइम्स को पहले भी डिस्कस किया है जो इनहिबिटर्स के तौर पर काम करते हैं। उनमें से हमारे पास एक क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हमारे पास ऐसा एंजाइम इनहिबिटर होता है जो क्या करता है, जब हम उसको यूज़ करते हैं तो ये जो बैक्टीरिया के एंजाइम होते हैं जो अगर फॉर एग्जांपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं तो वहाँ पे बीमारी काज कर रहे होते हैं, तो ये जैसे ही हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं तो ये जब बॉडी के अंदर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया के एंजाइम होते हैं ये उनके साथ क्या करके compete करके उनकी बीमारी फैलाने वाली सलाहियत को रोक देते हैं और इस तरीके से इंसान रिकवर कर जाता है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक क्या कर रहा है, एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, हमें बीमारी से क्या कर रहा है, महफूज कर रहा है। तो इसकी भी क्या है, बहुत ज़्यादा अहमियत है। कैंसर ड्रग्स इनहिबिट एंजाइम इन सेल डिवीजन। अब और क्या होता है कि जिन लोगों को कैंसर हो जाता है उनके लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जब उनको यूज़ करवाया जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ टैबलेट्स हो सकती हैं जिनको बहुत सीरियस स्टेज होती है, उनको क्या किया जाता है, कीमो लगाई जाती है। उनका लगाने का मकसद ये होता है कि वो वाले बॉडी के अंदर एंजाइम्स जो सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन करवा रहे हैं वो दवाई से या कीमो से क्या हो जाए, उसकी डिवीजन को रोक दें। तो कैंसर ड्रग्स क्या हैं, हमारे पास ऐसे एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं ये डिज़ीज़ मैनेजमेंट भी करते हैं। कहते हैं कि इनहिबिटर्स हेल्प टू मैनेज मेडिकल कंडीशंस। मीन जो बीमारियां वगैरह होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेडिसन्स के अंदर इसको देखा, तो इसी तरीके से ये बीमारियों को भी क्या करने में हेल्प आउट कर रही होती है, उनको मैनेज करने में, ताकि बीमारियां जो हैं ज़्यादा फैल ना सकें और हम उनको कंट्रोल कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल सम इनहिबिटर्स, अब हमारे पास कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जैसे कोएगुलेंट्स जो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर खून के क्लॉटिंग नहीं होने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्लड बॉडी के अंदर वेंस के अंदर क्लॉट कर जाता है तो वो फिर जो ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में वहाँ से सर्कुलेट नहीं होगा, क्योंकि क्लॉट क्या करेगा, वहाँ पे वेन को ब्लॉक कर देगा। तो इसको भी ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं। तो जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करवाने वाले इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एंटी कोएगुलेंट्स कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉक्सिन एंड पॉइजन्स। टॉक्सिन और पॉइजन जैसे कि मतलब इसका क्या होता है, जहर, जहरीला मवाद या जहर। अब कहते हैं मैनी टॉक्सिन्स इनहिबिट वाइटल एंजाइम्स इन द बॉडी। अब क्या होता है कि ये टॉक्सिन्स और पॉइजन्स भी किसके तौर पर काम कर रहे होते हैं, इनहिबिटर्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। इनको जब भी यूज़ किया जाता है तो ये क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ज़रूरी एंजाइम्स होते हैं, वाइटल एंजाइम्स होते हैं, उनको ये रोक देते हैं। अब अगर हमने कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करना हो तो सबसे पहले हमें हर इनहिबिटर का एंजाइम के ऊपर असर को समझना होगा कि अगर ये इनहिबिटर्स है तो इसका बॉडी के अंदर जब इसको इंजेक्ट किया जाएगा तो इसका एंजाइम के ऊपर क्या रोल प्ले होगा। तो हम अगर उससे के बारे में हमें नॉलेज होगा, हमें उसकी समझ होगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पॉइज़न के ख़िलाफ़ अगर हमने उसका इलाज करना है तो हम उसका इलाज बेहतर तरीके से कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है फार्माक्यूटिकल ड्रग्स। फार्माक्यूटिकल ड्रग्स में मतलब जैसे फार्मेसी क्या होती है, जहाँ से हम जाके दवाइयाँ लेते हैं। उसके बाद फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब एंजाइम्स को क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर। एंजाइम इनहिबिटर्स आर यूज्ड टू स्टडी। अब एंजाइम इनहिबिटर्स को वहाँ पे इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि एंजाइम के फंक्शन को देख सकें कि एंजाइम कौन कौन सा काम सर अंजाम देगा। फिर उस पे एंजाइम के ऊपर इनहिबिटर को लगा के चेक करते हैं कि अब ये कैसा काम करेगा, और फिर उसी के अकॉर्डिंग बेहतरीन रिज़ल्ट देने वाले पोटेंशियल ड्रग्स को बनाया जाता है ताकि इसको इस्तेमाल करके बेहतरीन तरीके से हर बीमारी का इलाज किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स। मींस एंजाइम्स जो होते हैं ना, सम टाइम ऐसा होता है कि एक पाथवे चल रहा होता है। पाथवे में जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि एटीपी अगर बन रही है तो वो एक मेटाबॉलिक कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे पे बनती है। तो जैसे ही एंजाइम कैटलाइज हर स्टेप को करते जाएंगे तो उसका लास्ट जो प्रोडक्ट होता है वही क्या करता है, जब उसकी नीड पूरी हो जाती है तो वही पहले वाले को मैसेज देता है कि अब आप क्या करें, अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर दें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ग्लास के अंदर या जग के अंदर पानी फ़िल कर रहे होते हैं, तो जब हम देखते हैं कि जग फ़िल होने वाला है, फ़िल हो चुका है, तो हमारे माइंड को खुद सेंस हो जाती है कि अब हमने इसके अंदर और पानी नहीं डालना। मीन्स जब वो उसका फुल होना, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होना, उसको खुद मैसेज देगा कि जो उसको फ़िल करवा रहा है वो अपना काम बंद कर दे। मीन्स बंदा क्या करेगा, उसके अंदर पानी डालना बंद कर देगा। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास क्या है, फीडबैक इनहिबिशन एंड इनहिबिशन ऑफ एंजाइम क्या है, हमारे पास एक रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है। रेगुलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को मतवाज़न रखना, उसकी अमाउंट को बरकरार रखना। ये हमारे पास अब क्या है, एक ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है जहाँ पर वेयर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे, एक बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है, वहाँ पे जिन स्टेप्स पे वो रिएक्शन बन रहा है उनके नतीजे में बनने वाला जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो जाके क्या करेगा, इनहिबिट करेगा द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम अर्लियर इन द पाथवे। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे पहला एंजाइम है और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट है, तो जब इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी तो ये इस पहले वाले की तरफ मैसेज भेज कर क्या करेगा, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, रोक देगा। इसको हम कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। इसमें ये फीडबैक देता कैसे है, इसका मैकेनिज़्म क्या है, ये अमल कैसे करता है। अब क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट बाइंड्स टू द इनिशियल एंजाइम। मींस ये फाइनल प्रोडक्ट था, ये जाके इस पहले प्रोडक्ट के साथ एंजाइम के साथ जाके जुड़ेगा। कहाँ पे जुड़ेगा, एट एलोस्टेरिक साइट। अच्छा, हमने ना बाइंडिंग साइट भी पहले पढ़ी है, फिर हमने कैटालाइसिस साइट भी पहले पढ़ी है। यहाँ पे बात हो रही है एलोस्टेरिक साइट की। एलोस्टेरिक साइट हमारे पास वो वाली जगह होती है जिसको हमने डिस्कस किया है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। मीन जो एक्टिव साइट की जगह, एक्टिव साइट वाली जगह पर नहीं अटैच होते आके इनहिबिटर्स, बल्कि जो पूरा एंजाइम होता है उस एंजाइम की यहाँ पे अगर एक्टिव साइट है ना तो इस जगह पे आके इनहिबिटर नहीं अटैच होगा। वो क्या करेगा, यहाँ पे
यहाँ पे किसी भी जगह पर किसी और लोकेशन पे जाकर अटैच होगा, तो वो जो और कोई लोकेशन होती है ना, उसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट होगा ये इनिशियल एंजाइम के एलोस्टेरिक साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जब ये जुड़ेगा तो जैसे हमने नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में पढ़ा था कि वो क्या कर देता है, एंजाइम की शेप को चेंज कर देता है। जब उसकी क्या कर देगा, शेप को चेंज कर देगा, उस वजह से क्या होगा, एंजाइम जो है सब्सट्रेट के साथ अटैच नहीं हो पाएगा क्योंकि उसकी शेप भी चेंज हो गई है, और इस तरीके से हमारे पास जो पाथवे होगा वो रुक जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। हमारे पास आती है एग्जांपल, ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमारे पास किसके तौर पर एक्ट करता है, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर काम करता है। किन के लिए नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के तौर पर काम करेगा, उन एंजाइम्स के लिए जो कैटलाइज करते हैं इट्स ओन सिंथेसिस, ATP की अपनी बनाने को। व्हेन ATP कंसनट्रेशन इज़ हाई, जब ATP की कंसनट्रेशन हाई हो जाती है तो ये इसका अपना ही जो लास्ट प्रोडक्ट होता है, फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो फर्स्ट एंजाइम को जाकर मैसेज देता है कि मेरी कंसनट्रेशन अब हाई हो गई है, मेरी ज़रूरत पूरी हो गई है, अब मज़ीद रिएक्शन को मत चलाएं। अब हम इसको डायग्राम की सूरत में देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक एंजाइम है, ये हमारे पास क्या है, सब्सट्रेट है। अब ये क्या करेगा, एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट को अपने पास लाएगा और अपने साथ क्या करेगा, जोड़ेगा। जोड़ने पे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये अगले स्टेप के लिए एज अ सब्सट्रेट वर्क कर रहा है। तो ये जो है एंजाइम, ये इस सब्सट्रेट को सब्सट्रेट A को अटैच करवाएगा। जो हमारे पास एक कम्प्लेक्स पाथवे चल रहा होता है ना, उसमें सब्सट्रेट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट जो होता है ना, पहला प्रोडक्ट, वो अगले के लिए एज अ सब्सट्रेट वर्क कर रहा होता है, वो वाला अगला प्रोडक्ट बनाता है, तो वो उससे अगले स्टेप के लिए प्रोडक्ट्स एज अ सब्सट्रेट वर्क कर रहा होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपके पास A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F है। ये सब्सट्रेट है, अगर इतने रिएक्शन की बात करें, ये सब्सट्रेट है और ये इसका प्रोडक्ट ये है। अब इसके लिए ये सब्सट्रेट होगा और ये प्रोडक्ट होगा, इसके लिए ये सब्सट्रेट होगा और ये प्रोडक्ट वो बनाएगा, इसके लिए ये वाला सब्सट्रेट एक्ट करेगा और ये क्या होगा, उसका प्रोडक्ट। इस तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स मेटाबॉलिक पाथवे में प्रोडक्ट जो होता है वो नेक्स्ट के लिए एज अ सब्सट्रेट वर्क कर रहा होता है। अच्छा, ये जब पहला एंजाइम यहाँ पे सब्सट्रेट को अटैच करेगा, ये बना देगा प्रोडक्ट बना देगा। फिर सब्सट्रेट A जो है वो इस पे आके अटैच होगा, तो ये क्या बना देगा, अपना प्रोडक्ट बना देगा। फिर उस प्रोडक्ट पे आकर सब्सट्रेट B अटैच होगा और वो नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट बनाता जाएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है, फाइनल प्रोडक्ट। ये क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट, अब ये और ये आपके पास क्या सेम है, ये क्या करेगा, जाएगा और जाकर यहाँ एलोस्टेरिक साइड पे जाके बाइंड हो जाएगा। जब ये बाइंड होगा तो बाइंड होने से इसकी शेप चेंज हो जाएगा, ये इसको जॉइन नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं कर पाएगा, तो फिर मज़ीद ATP के बनने का अमल जो होगा वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, फीडबैक एंजाइम इनहिबिशन। ये था हमारे पास हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया है एंजाइम इनहिबिशन की सिग्निफिकेंस को और फीडबैक मैकेनिज़्म को, और उसके फीडबैक मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम इनहिबिशन को डिस्कस किया, उसके मैकेनिज़्म को डायग्राम के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, मेरी बात समझने में कोई आपको मुश्किल आ रही हो, तो आप का जो पॉइंट हो, जो क्लियर ना हो रहा हो, आप उसको लिख दें कमेंट बॉक्स में। इंशाल्लाह मैं आपको फ़ौरन इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगी और आपके उस कॉन्सेप्ट को ज़रूर क्लियर करूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआ में याद। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।